मात्र इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और पूरे बहुविकल्पी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट आप वीडियो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। और अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब भी 90% आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जितना फिजिक्स का वीडियो जो है चैप्टर वाइज अपलोड किया गया है बहुविकल्पी का, वो पहले देखिए, फिर अति लघु उत्तरी का जो अपलोड किया गया वो देखिए, फिर उसके बाद विस्तृत उत्तरी का देखिए। अगर आप ये 2 दिन में एग्जाम के 2 दिन पहले तक अगर आप ये देख लेते हो तो निश्चित तौर पर आपके जितने अंक आ रहे हैं उससे 10 से 20 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा वीडियो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th फिजिक्स में बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से चैप्टर से? तरंग प्रकाश की चैप्टर से। ठीक बच्चों, पहला प्रश्न हमारा यहां पर आया है। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। तो देखो पहला प्रश्न हमारा क्या है? व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। जो व्यतिकरण है उसकी घटना किसमें प्राप्त होती है? केवल अनुदैर्ध्य तरंगों द्वारा, केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों द्वारा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, उपरोक्त सभी। तो देखिए व्यतिकरण की घटना जो है वो ये जो 3 प्रकार की तरंग यहां दिखाया गया इन सभी में घटती है। तो उत्तर कौन सा सही होगा आपका? उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी में जो है व्यतिकरण की घटना होती है, ये मान के चलिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी कांच में तरंगदैर्ध्य क्या होगी? तो बच्चों तरंगदैर्ध्य को यहां पर सॉल्व करने का एक फार्मूला है n = λ1/λ2। क्या फार्मूला है? n = λ1/λ2। ये तरंगदैर्ध्य को सॉल्व करने का फार्मूला है। तो λ2 दूसरे माध्यम मतलब कांच में ज्ञात करना, तो λ2 उधर चला जाएगा या नीचे चला आएगा। λ1 की वैल्यू जो है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम में मैंने रख दिया, n कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो ये 1.5 है, 1.5 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 4 बार जाएगा और ये 3 0 बगल में है और एंगस्ट्रॉम, यानी हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम इस प्रश्न का क्या निकल कर आ रहा है? उत्तर। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, 4000 एंगस्ट्रॉम हमारा तीसरा ऑप्शन यहां पर दिखा रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है कि एक प्रकाश पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? वेग, आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। आप सभी ने पढ़ा जरूर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी वो हमेशा अपरिवर्तित रहती, बाकी सब बदल जाता है। वेग, आयाम, तरंगदैर्ध्य सब बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति आपका नहीं बदलता है, यह बात ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आवृत्ति। अगला है हमारा हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। तो हाइगेन्स जो है उनके तरंग सिद्धांत से हम क्या स्पष्ट नहीं कर सकते, ये यहां पर हम सभी को बताना है। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक अलग प्रकार की घटना है जिसमें तरंग का हमें कॉन्सेप्ट नहीं लेना पड़ता। वहां विद्युत चुंबकीय तरंग यानी वहां पर जो है एक्चुअल में प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से हम क्या स्पष्ट नहीं कर सकते? प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं स्पष्ट कर सकते, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल लगाया गया उसी तरह से यह भी आया आपका, फिर से मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया n = λ1/λ2। λ2 उधर जाएगा तो λ1/n। λ1 क्या यहाँ पर है? मतलब पहले माध्यम में जो तरंगदैर्ध्य है वो 6400 एंगस्ट्रॉम है और अपवर्तनांक 4/3 है। तो 6400 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर रख दिए λ1 की जगह और इसकी जगह जो है 4/3। 3 ऊपर जाएगा, गुणा करेगा, 4 का पहाड़ा 64 में पढ़ेंगे 16 बार जाएगा तो 1600 गुणते 3 और 1600 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4800। तो इसलिए λ2 यानी जल वाले माध्यम में जो तरंगदैर्ध्य आएगी वो कितनी आएगी? 4800। कितनी आएगी? 4800 आएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 4800 एंगस्ट्रॉम इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है।
एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब वो होता है कि जो एक मतलब रंग का प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है, वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। ठीक, क्या होता है, एक वर्णी। और आपको मालूम है कि ये वाला काम सबसे अच्छा अगर कुछ करेगा तो वो आपका लेजर करेगा। लेजर लाइट से एक रंग का प्रकाश निकलता, आप सभी ने देखा होगा। तो सबसे अच्छा स्रोत एक वर्णी प्रकाश का क्या है, लेजर है। अगला हमारा है कि दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे उत्पन्न करती हैं। दो स्रोत आपकी कला संबद्ध होती हैं यदि वो क्या करती हैं, उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले हम कला संबद्ध स्रोत को बताते हैं कि कला संबद्ध स्रोत में यहाँ पर क्या मतलब की रहे कि आपका जो है वो कला संबद्ध स्रोत बोली जाएंगी। एक समान तरंगदैर्घ्य, एक समान वेग, एक समान आवृत्ति या नियत कलांतर। इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए जब भी मतलब कि दो प्रकाश स्रोत जो हैं एक नियत कला का अंतर रखते हुए तरंग को उत्सर्जित करते हैं, तो ऐसे स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नियत कलांतर की, मतलब जो तरंगे नियत कलांतर की उत्पन्न करेंगे वो आपके क्या बोले जाएंगे, कला संबद्ध स्रोत। क्या बोले जाएंगे, कला संबद्ध स्रोत। नंबर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो पहले हम यहाँ पर इतना काम करते हैं जो तीव्रता का अनुपात दिया है, I1/I2 = 16/9। तो I1/I2 के बराबर एक फार्मूला होता है A1²/A2²। I1/I2 बराबर A1²/A2² होता है, तो मैंने इसकी जगह रख दिया। 16/9 अपनी जगह है। 16 जो है 4 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा। A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी, 4/3। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है कि एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो देखिए पहले हमने यहाँ A1/A2 निकाल लिया। अब परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान और न्यूनतम मान का जब हम अनुपात बनाएंगे तो ये फार्मूला होता है A1/A2 + 1 और A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, A1/A2 कितना है, 4/3 + 1। अब फिर यहाँ पर A1/A2 फिर से 4/3 जो आया है -1। तो देखिए 3 यहाँ गुणा करेगा तो 4 3 7 हो जाएगा और /3 आएगा। फिर यहाँ पर 3 गुणा करेगा, 4 में से 3 गया 1 और /3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। 7/1, 7 का स्क्वायर जो है 49, 1 का स्क्वायर जो है 1, इसलिए जो है आपका 49:1 यहाँ पर हमारा मान आ जाता है किसका, परिणामी तीव्रता के अधिकतम और न्यूनतम मान में अनुपात का 49/1 आ जाता है। तो इस तरह से इसका ये जवाब हो जाएगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट है कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, मतलब तेल उस पर गिरा हुआ है कुल मिलाकर। सूर्य के प्रकाश से इस सतह पर एक सुंदर रंग दिखाई देने का कारण। तो आपने पढ़ा होगा कि ये व्यतिकरण के घटना के कारण वो रंग हमको कैसा दिखाई देता है, सुंदर रंग दिखाई देता है व्यतिकरण की घटना के कारण। कौन सी घटना के कारण, व्यतिकरण की घटना के कारण। जो रंगीन वहां पर चीज दिखाई दे रही है वो व्यतिकरण की घटना हो रही वहां पे। अगला, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। जो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ है इसकी पुष्टि हम किस मतलब की घटना के कारण करते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ध्रुवण। एक प्रयोग आपने पढ़ा था उसमें आपको बताया गया होगा कि ध्रुवण के कारण प्रकाश की तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति की जो है पुष्टि होती है। अच्छा, अगला है, जब प्रकाश की किरणें जब व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो निम्न में क्या संरक्षित रहता है, तीव्रता, आयाम, ऊर्जा, संवेग। जब प्रकाश किरणें जो है व्यतिकरण करती हैं तो क्या यहाँ पर संरक्षित रहता है, ये हमें बताना है। तो उनकी क्या संरक्षित रहती है, ऊर्जा। ध्यान दीजिए, व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अगला, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ध्रुवित प्रकाश आपने नाम सुना होगा, जब भी ध्रुवण कॉन्सेप्ट आए आपका क्या उत्तर वहां से निकल कर आता है, निकॉल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म आपने पढ़ा जरूर होगा, निकॉल प्रिज्म का हम लोग उत्पन्न मतलब की प्रयोग करते हैं। अगला है, n अपवर्तनांक वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण। बच्चों, ध्रुवण कोण का जो यहाँ पर अपवर्तनांक के संदर्भ में फार्मूला होता है n = 10IP। तो ये जो है IP जो है ध्रुवण कोण है और इसी को हमसे पूछ रहा है, तो 10 को हम इधर भेज देंगे। तो IP यानी पोलराइजेशन एंगल जो है आपका
वो tan इनवर्स कितना बन जाएगा, स्मॉल n। तो ये आपका जो है ध्रुवण कोण की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है जी, tan इनवर्स स्मॉल n जो है आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है और यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला है, द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं उसकी कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? भाई हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। तो जब हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है तो कल्पना न्यूटन थोड़ी करेगा, मैक्सवेल थोड़ी करेगा, फ्रेनेल थोड़ी करेगा, कौन किया था? हाइगेन। तो हाइगेन ने जो है द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना जो है उन्होंने किया था। प्राथमिक तरंगिकाओं की कल्पना भी हाइगेंस ने ही किया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जिस भौतिक घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, हमारे देश के एक वैज्ञानिक है सीवी रमन, जिनका जो है 28 फरवरी को हर साल जो है जन्म दिवस नेशनल साइंस डे अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, सीवी रमन जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो कौन सी घटना के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ध्रुवण के लिए कि व्यतिकरण के लिए कि विवर्तन के लिए कि प्रकीर्णन के लिए? आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो नोबेल पुरस्कार जो है सीवी रमन ने प्राप्त किया था वो कौन सी घटना के लिए प्राप्त किया था? वो प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन वाली घटना का विस्तृत व्याख्या करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा प्रकीर्णन, ठीक। क्या होगा? प्रकीर्णन। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।